नाज़रीन आदाब। हयात टाइम्स विज़न HTV ने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जिस प्रोग्राम का नाम दस्तरखान और तहज़ीब है। तो हम इसी दस्तरखान और तहज़ीब के इस प्रोग्राम में मैंने सोचा कि क्योंकि जाड़े का मौसम है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने में कि जो जाड़े में ज़्यादा खाई जाती हैं, तो हम आज उसी एक डिश के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और मेरे साथ फ़रीन इकबाल साहिबा मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट मैं उन्हीं से बात करूँ। फ़रीन इकबाल साहिबा आदाब। आदाब। क्योंकि हमारी लखनऊ की ये तहज़ीब है, आदाब जो है हमारे लखनऊ की तहज़ीब है और इस तहज़ीब से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को, देखने वाले व्यूवर्स जो हमारे हैं, उनको पहले अपना एक सेल्फ़ इंट्रो दे दें, क्योंकि मुझसे बेहतर आप अपना सेल्फ़ इंट्रो दे सकती हैं। बिल्कुल। तो आदाब नाज़रीन, और मैं हूँ फ़रीन इकबाल, बानी हूँ नवाबी ज़ायक़ा की। बानी कहते हैं उर्दू में क्यूरेटर को, बनाने वाले को। तो नवाबी ज़ायक़ा मेरा एक छोटा सा वेंचर है जिसको मैंने शुरू किया और शुरुआत काफ़ी टफ़ थी। कोई भी छोटी चीज़ शुरू की जाए तो वो बहुत सी मुश्किलात से होकर गुज़रती है, तो मुश्किलें अब भी जारी हैं। हिम्मत वैसे ही है जैसे शुरुआत की थी मैंने, और इंशाअल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो नवाबी ज़ायक़ा को लखनऊ तो क्या, लखनऊ के बाहर भी लोग जानेंगे और लखनऊ का नाम नवाबी ज़ायक़ा के नाम से रोशन होगा इंशाअल्लाह। तो आज हम, जैसे कि आपको बताया हयात साहब ने, कि आज हम ज़िक्र करेंगे सर्दियों के कुछ ज़ायक़ों का, कुछ खानों का। तो उस सीरीज़ में एक दस्तरखान और तहज़ीब एक सीरीज़ लेके आए हैं और इन्होंने मुझसे भी रब्ता किया और हमारी बात हुई और आज ये प्रोग्राम हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं। आप तक भी आएगा ये प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रीन साहबा आपका कि आपने इस तरीके से मुझे नाज़रीन की खिदमत में इंट्रोड्यूस भी कराया। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि अभी हमने कुछ दिनों पहले हमने देखा हैदराबाद के बाद लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का लक़ब मिला है। तो ये सिटी ऑफ जो गैस्ट्रोनॉमी है ये क्या है, थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, क्योंकि बहुत से मैं ही नहीं जानता था पहले कि भाई क्या चीज़ है। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्यों आप ही ना समझा जाए आपसे। बिल्कुल। तो देखिए, यूनेस्को ने ये हमें सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का एक अवार्ड दिया है, जो कि पहले फर्स्ट ये हैदराबाद को मिला था और सेकंड ये लखनऊ के पास आया है। गैस्ट्रोनॉमी होती है, गैस्ट्रो यानी कि हमारे पेट की निज़ाम, और पेट का जो भी निज़ाम होता है वो ज़ाहिर सी बात है ज़बान से होके जाता है। तो ये वो सिलसिला है कि लखनऊ के बिखरे हुए घरों में, घरों के बाहर, स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में इस कदर ज़ायक़े हैं कि शायद मैं अभी तक उन सारे ज़ायक़ों को चख भी नहीं पाई हूँ। और जिन लोगों ने चखा है उन्होंने अप्रोच किया शायद यूनेस्को को, और यूनेस्को वालों ने देर में ही सही मगर नवाजा इस लक़ब से। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, और यहाँ के ज़ायक़ों का तो क्या ही कहना है, लाजवाब हैं एक एक ज़ायक़े। मगर हम जब बात करते हैं ज़ायक़ों की, तो ज़ायक़े कुछ चुनिंदे नहीं हैं, नाम कुछ फ़ेमस हैं, क़ौरमा, बिरयानी, मलाई मक्खन, ये जिसको नमश भी कहते हैं, जिसको दौलत की चाट भी कहते हैं, और कबाब पराठे। कबाब पराठे का नाम लिए तो यानी कि टुंडे। तो ये कुछ एकदम फ़ेमस नाम हैं। मगर लखनऊ जो कि एक अवधी फूड को रिप्रेजेंट करती है, और लखनऊ के खाने, लखनऊ के घरों के जो खाने हैं उनके कुछ बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट ज़ायक़े हैं, और वो ज़ायक़े हम नवाबी ज़ायक़ा के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। और बस ये एक अवार्ड है जिसको पाके हम भी बहुत फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि हम अभी तक तो हम ये कहते थे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, अब हम कहेंगे मुस्कुराइए कि आप सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैं, जो कि लखनऊ है।
तो बहुत खुशी हुई इस अवार्ड को मिलने के बाद, अच्छा लगा सुन के। मगर उन जायकों में हम अब तलाश कर रहे हैं वो जायके जो लखनऊ के घरों के जायके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने कि मुझसे कहीं बेहतर तरीके से फ़रीन इकबाल साहिबा ने आपके सामने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी को जो अवार्ड मिला उसको आपके सामने रखा है। फ़रीन इकबाल साहिबा, आप ये बताएं कि अभी हम बात करेंगे आज के उस पर, आपको ये जो खाने का जो शौक़ हुआ, पकाने का शौक़ हुआ, खाने, जाहिर से बात है, देखिए पकाने का शौक़ उसी को होगा जिसको खाने का शौक़ होगा। मैं भी पकाता हूँ क्योंकि मुझे भी शौक़ है। तो जो आपको खाने का पकाने का शौक़, जो आपको पकाने का जो शौक़ हुआ, ये आप हमारे नाज़रीन को थोड़े से लफ्ज़ बताइए कि कैसे आपको ये पकाने का शौक़ है? देखिए, पकाने का शौक़ तो बिल्कुल, अगर मैं सच बात बोलूँ तो बिल्कुल कभी भी नहीं था। हाँ, खाने की बहुत शौकीन थी, मैं अपने आप को फूडी कहती हूँ। और मैं कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं परहेज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं हर तरह का खाना खाती हूँ और आगे भी हर तरह के जायकों को टेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ तक अभी मैं अप्रोच मैंने नहीं किया है जिनको। मगर ये खाना पकाने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ, तो ये तब से शुरू हुआ जब हम डंडे के ज़ोर पे हमें सिखाया जा रहा था, क्योंकि एक फ़ीमेल हैं, एक गर्ल थे, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे घर में जो अम्माएँ होती हैं उनका स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में आते हैं तो एक ये होता है कि आप घर के निज़ाम को भी समझिए, घर के बावर्ची खाने को समझिए, घर को कैसे मैनेज करते हैं उसको समझिए। तो उसी सिलसिले में हमारी भी ड्यूटी लगा दी गई थी कि एक वक्त का खाना आपको पकाना है। शुरुआत इससे हुई कि 2 लोई छोड़ दी जाती थी जब रोटी बनाई जाती थी, और वो 2 लोई आखिर में हमको बनानी होती थी, और वो रोटी जैसी भी पकती थी वो हम ही को खानी होती थी। तो यहाँ बस थोड़ा सा पूछेंगे, तो वो जो 2 रोटी बनती थी तो वो किस शेप में बनती थी? क्योंकि जब हमने भी रोटी कभी एक बार जब शुरुआत में बनाई थी तो उसका तो बता नहीं सकते उसमें कितने नोकें हुई थी, तो आपकी कितनी नोकें हुई थी उसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नोकें तो नहीं हुई थी, क्योंकि शुरुआत से गोल रोटी खाई थी। हाँ, ये ज़रूर था कहीं पर मोटी थी, कहीं पर पतली थी, मगर रोटी तो लगभग गोल ही हो गई थी। और अब तो बेलन पटरे का है ज़माना। मैंने तो जब स्टार्ट किया था तो हाथ से स्टार्ट किया था, हाथ से थपक के रोटी बनाई जाती थी, और वो उल्टे तवे पे हमारे घर में पकती थी रोटी, तो उसी पे पकाना शुरू किया था। ये तो अब खुल के आ गए जो बेलन पटरे पे बनते हैं और तवे पे सिकते हैं 10 बने से आग के उस पे। पहले रोटियां आग पे डायरेक्ट सेकी नहीं जाती थी, वो उल्टे तवे पे ही बनाई जाती थी, और वैसे ही रोटी हमने भी बनाना सीखी थी। तो खैर ये तो हो गई जब हमने शुरुआत की थी, जो कि डंडे के ज़ोर पे थी कि नहीं तुम्हें तो ये करना ही है। पहले 2 रोटी से शुरुआत हुई, 2 रोटी से शुरुआत होने के बाद फिर आ गया एक वक्त का खाना आपको करना है, पूरा आपके ज़िम्मे है। कभी नाश्ता हुआ ज़िम्मे, तो कभी दिन का लंच हुआ, तो कभी डिनर हुआ। और तो उसके बाद मैं जॉब में आ गई जब ग्रेजुएशन के बाद, तो सुबह का खाना मैं बना के निकलती थी। 9 बजे को ऑफिस होता था, तो मतलब हमारी अम्मा कोई सास से कम नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खाना बना के और प्रॉपर रख के तब आप जाएंगी, आपको ऑफिस जाना है तो आपको ये निज़ाम संभालना पड़ेगा। तो खैर उस तरह से हमने खाना पकाना सीखा। मगर कभी भी हम अरहर की दाल और आलू की भुजिया, ये सब हमारे स्टाइल नहीं थे पकाने के। थोड़ा कुछ अलग ही, कुछ इनोवेटिव की शुरुआत हुई तो साहब लौकी के कोफ्ते, और फिर कभी अंडे का सालन, तो कभी चाइनीज़ पे आ गए, कभी सैंडविचेस और बर्गर पे आ गए। तो इस तरह से करते करते, मगर जायका जो घर पे बने खाने का ज़बान पे था, आज भी वो कहीं हम ढूंढते हैं। मुझे लगता है मेरे खाने में वो हमारी अम्मा के हाथ का जायका अभी पूरी तरह उतरा नहीं है। जी, उसकी वजह हम जहाँ तक ये महसूस करते हैं कि जो जायके की जो आपने बात की, जो हमारी वालिदा मरहुमा वहीं, या और जिनको देखा जो बुज़ुर्ग जिनके घर में रहे, जो जिनके हाथ के हम लोग खाते थे, तो उसके जो जायके का जो मज़ा मिलता था कि वो होता था सिल और बट्टा। हाँ। कि जो मसाले जो होते थे वो सिल और बट्टे पीसे जाते थे। और आज क्या है कि हमने बस जस्ट बटन दबाया और हमारे सामने पीस के हाजिर हो गया। तो जहाँ तक हम महसूस करते हैं कि उस जायके का ना मिलना
ये बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन आज भी उस घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो घर में जिनकी कमांड अभी भी है, वो अपनी बहुओं से या अपनी बेटियों से कहते हैं नहीं तुमको पीस के पकाना है, जबकि मूड बन जाता है, मुंह बन जाता है लोगों का। तो ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, मगर अब इतनी दौड़ती भागती ज़िंदगी में हर वक्त तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पहले क्या होता था कि ताज़े मसाले होते थे, हांडी चढ़ने से पहले मसाले का इंतज़ाम होता था, उसके बाद हांडी चढ़ती थी। अब क्या है कि मसाले हमारे पास फ्रिज में पिसे होते हैं अलग अलग तरह के, और पाउडर्ड मसाले भी होते हैं, और जो सेमी लिक्विड होते हैं वो भी मसाले पिसे हुए होते हैं। तो हर तरह का, कहने को ये है कि हर तरह का मसाला दस्तयाब है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरह में हो। वो हमें जब हांडी चढ़ानी है तो हमें ढूंढना नहीं है कि हमें कुछ पीसना नहीं है उस वक्त। तो जो सबसे पहले आपने डिश बनाई, रोटी तो हो गई, वो तो अलग हो गई, लेकिन जो सबसे पहले डिश बनाई तो वो कौन सी थी, याद है कुछ? अब हम आपको बताएं तो लोग चौंक जाएंगे कि अरे तुमने पहली डिश बनाई और वो भी ये डिश बनाई। कहते हैं उसको शाही दाल। सफ़ेद माश की दाल होती है, उड़द की दाल, जो कि बिल्कुल फरेरी होती है। वो ना कड़ी होनी चाहिए, ना वो गली होनी चाहिए। मगर दाल का एक एक दाना अलग होना चाहिए, और देसी घी का उस पर भरपूर तड़का लगता है, और उसे शाही दाल कहते हैं। वो दाल हमने बनाई थी और क्या ही खूब उतरी थी। तो बहुत लजीज दाल होती है, बहुत अच्छा लगता है उस दाल को खाने में। हमने देखा है खुसूसन कि जो वसी दस्तरखान, कहीं अगर आप मेहमान के तौर पे जा रहे हैं तो वाकई जिस दस्तरखान पे वो दाल मिलती है तो लगता है कि एक रौनक होती है उस दाल की। देखिए ये सब जो अब तरीक़े आ गए ना, जो मुर्ग बिरयानी, तो ये मुर्ग बिरयानी बड़ी खुसूसी बिरयानी होती थी। मतलब अगर मुर्ग बिरयानी बन रही है आपके घर में तो समझिए बहुत ही कोई खुसूसी लोग आने वाले हैं, या कोई त्यौहार है, इसी तरह के ओकेजन पे बनती थी। अब तो क्या कहिए, जैसे आलू की सब्ज़ी वैसे मुर्ग बिरयानी हर चौथे दिन तैयार है, दम करके छोड़ देता है आदमी उसे। मगर ये कि बच्चे शौक से खाते हैं, और बनाने वाले भी बना के छुट्टी पा जाते हैं कि रोटी और दाल और सब्ज़ी और चटनी और अचार क्या ही करना है, एक हांडी बनाओ, सारी जनता खुश। तो अब वो तो आलू की सब्ज़ी, शायद आलू की सब्ज़ी उससे बेहतरीन लगती है जब आप खाइए। मगर वो एक टाइम था। दस्तरखान हम लोगों के यहाँ जब लोग आते थे तो दस्तरखान का सिर्फ ये मतलब नहीं होता था कि टिक्के और तंदूरी और मुर्ग मुसल्लम उतर रहे हैं। मुर्ग मुसल्लम भी उतरते थे दस्तरखान पे, मगर पहले क्या होता था कि शाही माश की दाल है, कोई कौरमा पक्का, उसके साथ दही फुल्की पक्की। सर्दियां हैं तो उस हिसाब से अचार होते थे, वो भी शलजम और इनके मिक्स अचार सेम के, और अगर गर्मियां हैं तो आम के गलके और अचार होते थे। अब ये मौसम है तो उसमें अदरक और हरी मिर्च का कुचला हुआ अचार होता था। तो अलग अलग सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में अलग अलग तरह के दस्तरखान होते थे। उसमें कुछ एक बैलेंस किया जाता था दस्तरखान को। आज तो वो दस्तरखान अगर आपने दावत कर दी तो सिर्फ तरतराते खाने होते हैं, जो कि मतलब लोग समझ गए अच्छा दावत में जा रहे हैं तो यही खाना होगा, कौरमा होगा, बिरयानी होगी, और जो है कोई फ्राइड आइटम होगा या चिकन का होगा, और बाहर से शर्मालाई होगी। बस एक लोगों के जहन में बन गया, अब दावत में जा रहे हैं तो बिरयानी होगी, चिकन कौरमा होगा, मटन का अगर कौरमा होगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो एक अलग से जो पहले का बड़ा मिला जुला हिसाब होता था। कुछ बहुत रोगन वाली चीज़ होगी, कुछ उसको बैलेंस करने के लिए कुछ दूसरी तरह की एक दाल हो गई। अब दस्तरखान है तो उस पर फ़ौरन अरहर की दाल नहीं रख दी जाती। अब तो फ़ौरन अरहर की दाल रख दी जाती है। और पहले ये शाही दाल इसीलिए कही जाती थी क्योंकि देखने में बहुत आसान दाल है, मगर बहुत मुश्किल दाल, बहुत मुश्किल दाल होती है ये। अब नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया और परवीन साहबा ने भी बताया कि हमारा ये जो सीरीज़ स्टार्ट मैंने की है दस्तरखान और तहज़ीब, तो दस्तरखान और तहज़ीब की ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की। दस्तरखान के बारे में भी फ़हीम साहबा ने आपको बताया, और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस सीरीज़ पे शुरू करने की मैंने कुछ और नाम सोच करके आया था, लेकिन फ़हीम अब्बास साहबा से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप ये नाम रखें, तो अब वो नाम आप ही ने सजेस्ट किया कि दस्तरखान और तहज़ीब। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे, दस्तरखान पे तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो थोड़ा सा जो दस्तरखान और तहज़ीब, थोड़ा सा आप तहज़ीब पर भी थोड़ी सी
देखिए हम लखनऊ वाले हैं और लखनऊ में खाना सिर्फ ज़बान के लिए नहीं होता है। खाने में भी अदब, नज़ाकत, नफ़ासत, एक तहज़ीब होती है। खाना जब पकता है, पकाया जाता है, उसके बाद जब तक वो दस्तरख़्वान पे आता है तो दस्तरख़्वान पे बैठने के आदाब होते हैं कुछ, उस तरह से उस पे बैठा जाता है। अब तो खैर से डाइनिंग टेबल्स हो गई हैं, तो उस पे आइए, खींचिए चेयर और बैठ जाइए। मगर जब अक्सर हम लोग के घरों में फ़र्श वाला दस्तरख़्वान भी लगता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उस पे कुछ अदब होता है, उस पे बैठने का कोई एटिकेट्स होते हैं। हम लोगों में जब तक के दस्तरख़्वान पे बैठते हैं, बड़े आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बोला नहीं जाता है। अब तो आप क्या होता है कि खाने के साथ साथ बातचीत भी हो रही होती है, जबकि ये तरीक़ा नहीं था। आज भी देखा जाता है तो बहुत से घरों में, बहुत से लोगों में जहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, उनका साया हमारे सर पे है, मगर अब तो वो भी मना करते हैं इस बात को। बुरी बात, मतलब क्योंकि आप खाना खा रहे हैं ना, तो आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो जो कि आपके खाने को डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अच्छी बात, बुरी बात, टेंशन की बात, हर बात उस दस्तरख़्वान पे जब कर दी गई तो वो आदमी कहीं पे पैनिक हो गया, कहीं पे उसको गुस्सा आ गया, कहीं पे वो खाना पटक के भाग गया। होता ही है भाई। अब तो बड़े डिस्कशन जो है वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें। तो अब उसमें अगर बड़े बैठे हैं तो बोलना नहीं है, शुरुआत खाना निकालने की बड़े ही करेंगे, और जब जो छोटे निकाल रहे हैं वो इंतज़ार करेंगे कि बड़ा जब खाना शुरू कर देगा उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे। और भले ही आपको थोड़ा सा खाना है, मगर वो इस अंदाज़ में खाना है कि सबको लेके चलें। ये नहीं आपने खाना खा लिया, आप हाथ झड़ करके बैठ गए और उठ के चले गए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जब दस्तरख़्वान, अगर आपने खाना खा भी लिया है तो आराम से आप बैठे रहेंगे, या तो इतना धीमा उस तरह से खाएंगे कि सबके साथ में, और दस्तरख़्वान से जब बड़े हट जाते हैं, उठ जाते हैं और सबने खाना खा लिया होता, तभी वो दस्तरख़्वान से उठा जाता है। ये नहीं कि हमने खाया और हम उठ के चले गए। तहज़ीब यही है कि ये तहज़ीब बिल्कुल और दस्तरख़्वान का एक बहुत पुराना रिश्ता है, जो आगे बढ़ते हुए मॉडेस्टी आ गई है, मॉडर्न लोग हो गए। आजकल देखा जाता है कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है, उस जनरेशन में देखा गया कि हम बैठे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, सब कुछ है, तो वो मैं अब उन्होंने अगर फिनिश कर लिया, आज की जनरेशन ने फिनिश कर लिया, तो मैं उठता हूँ, हाथ धो लेता हूँ। अब तक गुलफर आदमी कहता है जाइए आप धो लीजिए, जबकि ये तहज़ीब नहीं। नाज़रीन, आपने दस्तरख़्वान भी सुना, तहज़ीब भी सुनी, और मैं अब बात करता हूँ ये जाड़े में, क्योंकि खाने की लोगों की ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, और इंतज़ार करते हैं लोग कि जाड़ा आए और अच्छी चीज़ें खाएं, जिसमें से रोगन चीज़ें लोग ज़्यादा टूटते हैं रोगन चीज़ों पे खाने के लिए। लेकिन हम आज आपको रोगन चीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक ऐसी दाल की बात कर रहे हैं कि जो वाकई जिस वक्त सामने आती है, तो मैं अपनी भी बताऊँ, हो सकता है आप भी ऐसे हो कि उस दाल के अलावा फिर आप कुछ खाना नहीं पसंद करेंगे। तो उसी जायके के लिए मैं आज फरीन इकबाल साहिबा के साथ मौजूद हूँ, और मैं जानना आज के सामने जो सकपैते की दाल, दो तीन उसमें साग होते हैं, अपने अलग अलग लोग बनाते हैं, कि जिसमें पालक भी होती है, पालक में भी कई कैटेगरीज होते हैं, बथुआ भी होता है, चौलाई के भी साग होता है, तो अलग अलग होता है। तो आज मैं आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, सकपैते की दाल पे बात कर रहे हैं। तो सकपैते की दाल जो, क्या आप कुछ इसकी बता सकती हैं कि सकपैते की दाल का कुछ क्या? देखिए, जैसे जाड़े आते हैं ना, बहुत से चीज़ें होती हैं कि बहुत साग सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल होती है, और जब हम बात करते हैं, चलिए गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, तो जो ये सब्ज़ियां होती हैं, आपने शायद सभी माएँ जानती हैं कि बच्चे भागते हैं सब्जियों से। तो मेरा अपना तो यही मानना है कि ये जो दाल में साग पड़ना, गोश्त में साग पड़ना, अचार सब्जियों के बनना, ये सब टेक्निक्स थी, तरीक़े थे बच्चों को सब्जियां खिलाने के, माओं के तरीक़े, कि मेरा बच्चे के पास हर विटामिन, मिनरल ये सब पहुंच जाए।
क्योंकि माँ तो चाहती है ना कि वो, अब बच्चे तो क्या चाहते हैं, ये आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको तो बर्गर चिकन चाहिए, बर्गर पिज़्ज़ा चिकन इन पे बेस्ड हो गए हैं। पुराने थे तो वो पराठे पूड़ी ये सब खाते थे, या हम लोग के ज़माने में दाल चावल बच्चे मतलब दाल चावल। तो अब हमारा भी एक टाइम था कि खाने में जब बहुत छोटे थे तो मेरी मदर थी, देखिए जब हम बात किसी भी चीज़ की करते हैं तो बिना स्टोरी के कोई बात पूरी नहीं होती है ना। हर चीज़ के पीछे एक छोटी सी स्टोरी छुपी होती है, हर खाने के पीछे एक स्टोरी होती है। मेरी वालदा साहिबा जो थी मरहुमा, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनको वो टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी, फिर हेडमिस्ट्रेस हो गई थी। तो उनकी जो और साथ में टीचर्स उनकी थी, तो उनमें एक क्रिश्चियन थी आंटी, मैरल आंटी, तो उनका घर वहाँ से पास था, डालीगंज चर्च। तो उनका घर पास था, डालीगंज में मम्मी का स्कूल था। तो जब इंटरवल होता था तो वो अपने घर जाती थी। तो मम्मी मुझे ले गई होती थी छोटी में, 2-3 साल की, 4 साल की। और जब नहीं भी, जब स्कूल भी जाने लगी तो भी जब छुट्टियां होती थी हमारी, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो इतनी छुट्टी होती, मम्मी अपने साथ ले जाती थी। तो वो जब अपने घर जाने लगती थी तो कहती थी चलो तुमको दल्लू चवल्लू खिलाते हैं, दल्लू चवल्लू खिला के लाती हैं। और उनकी बेटी थी शालिनी, बड़ी थी हमसे, तो कहने नहीं चलो शालू भी होगी घर पे और चलो तुम दोनों को खिला के लाते हैं। तो वो जाती थी और आधे घंटे में हम लोग को खिला के वापस आ जाती थी, या फिर वो अगर हम नहीं गए तो टिफिन में पैक कर लाती। तो वो बचपन में एक टाइम तो दल्लू चवल्लू पे जिंदगी चल गई। तो अब आजकल के बच्चे हैं वो सब्ज़ी से भागते हैं, ये सब्ज़ी नहीं, वो अगर कोई खा भी ली तो अच्छा कोई पसंदीदा सब्ज़ी है, किसी को भिंडी पसंद है तो किसी को गोभी पसंद है। तो मगर सागों से अभी भी हर कोई भाजता है। तो ये साग, और हमारे घर में सकपैता जो बथुए का या पालक का पकता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पकता है कि आप एक पत्ती भी उसमें से नहीं निकाल सकते हैं, इस तरह से। मैं अभी आपसे यही बात पूछने जा रहा था कि जो हम लोग सकपैते की दाल खाते हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के। घर में मैं भी पकाता हूँ, मैं तो तोड़ ताड़ करके मतलब पका लेता हूँ मैं भी थोड़ा, तो डाला और उसमें फिर दाल डाली और अदरक डाली और ये सब दाल वाल करके कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि नाज़रीन देख रहे हैं, कि आप ऐसा तरीका बताएं कि जो जिसको खाएं, अगर बच्चे भी खाएं तो वो भी बहुत मज़ा लेकर के खाएं। नाज़रीन को तरीका तो हमारे यहाँ क्या होता है, बथुए को या बथुए का सकपैता पक रहा है, आज हम बथुए का सकपैता पका रहे हैं। तो बाकी बथुए का सकपैता है या पालक का सकपैता है, जो भी साग, 2 ही तरह के हमारे यहाँ सकपैते पकते हैं। तो जो भी साग इस तरह का पकता है उसको क्या करता है, उसको साफ़ करके धो के पीस के और सफ़ेद उड़द की दाल में डाल के पका दिया जाता है। बाकी उसके में अदरक, हरी मिर्च, नमक, ज़्यादा उसमें कुछ जाता नहीं है, उसका अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है। बथुआ हल्का सा नमकीन टोन पे होता है। अगर आप कभी सागों को देखिए, सागों में आप नमक बहुत हिसाब से डालना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार जब मैंने बनाया था, मैं उसमें मैंने अपने अंदाज से नमक डाल दिया था, और जब मैं खाने बैठा हूँ तो खा नहीं पा रहा था। वो कोई भी साग होता है वो उसमें ऑलरेडी अपने आप में नमक होता है, उसकी एक खुसूसियत होती है। तो सागों में नमक बहुत हाथ रोक के डाला जाता है, क्योंकि अगर ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ तो आपका हांडी खराब हो जाती है। तो बस उसमें कुछ भी नहीं पड़ता, अदरक, हरी मिर्च, नमक डालिए और पकाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसका बघाड़ना, यानी कि उसका तड़का। तो उस तड़का से ही उस सकपैते में जान आती है। तो हमारे यहाँ तो बथुए को और पालक को पीस के पकाया जाता है, और एक एक दाल पे वो पूरा अच्छे से बथुआ और वो मिल गया होता है। तो आप या कोई बच्चा भी 2 पत्ते भी उसमें से निकाल के अलग नहीं कर सकता है कि मैं इसको कर दूं और किसी तरह जो डंडे के जोर पे खिलाया जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा दाल समेट के खा लो। वो बिल्कुल घुला मिला सा होता है कि उसमें से कुछ अलग नहीं किया जा सकता है। तो पूरा पोषण आपको साग का मिल जाता है। और बथुए के साग बहुत ज़्यादा उसमें आयरन होता है, फाइबर बहुत होता है उसमें, आपके पेट के लिए और उसके लिए तो बहुत मुफीद है। देखिए हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन किन चीज़ों में बेहतर है, कुछ आप बता सकती हैं? देखिए मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा है।
कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको पेट का कोई भी मर्ज़ है, बेहतरीन दवा है। आप बथुआ खाइए। और बथुए को पकाने के बहुत से आसान तरीके हैं, जिस भी फॉर्म में आपको समझ में आए उस तरह से खाइए। और हम एक आपको और भी तरीका बता देते हैं, उससे अलग है। बथुआ आप चढ़ा दीजिए, धो धा के साफ करके कढ़ाई में, कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, अपने पानी में वो पकेगा। उसको हल्के हल्के वुडन स्पैचुला से कूच, जब वो गलने लगे तो उसको कूचते जाइए। भर के उसमें लहसुन डालिए, हरी मिर्च डालिए। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाए, अपने नमक अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डालती है। और कच्चा कड़वा तेल डालिए। मतलब किस वक्त, जिस वक्त हम पका रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो जाए, लास्ट में एकदम लास्ट में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कच्चा कड़वा तेल और नमक मिलाइए, अच्छे से उसको घोट लीजिए। उसके अपने पानी में वो पक्का होगा। और दाल के साथ में या मोटी, इस वक्त जाड़ों में आपको ये मोटा अनाज की रोटी खाई जाती है, उस रोटी के साथ खाइए, क्या ही जायकेदार लगेगा। मोटा अनाज मतलब ये कि बाजरा, जौ, चना, और आपके मक्का, ये सब अनाज इस मौसम में बहुत खाए जाते हैं। और सबको पता है, लखनऊ में जो रहते हैं और जो जायकों से वाकिफ़ हैं, उनको पता है लखनऊ में जोड़ होता है खाने का। हर चीज़ का एक जोड़ है, अपना पेयर है उसका, पेयर है कि इसके साथ ये चीज़ अच्छी लगेगी, इसके साथ ये चलेगा। ऐसे सकपैते के साथ बाजरे की रोटी बहुत ही बेहतरीन लगती है। एक ये किसके साथ अच्छी, वो जो मक्के की जो रोटी होती है? देखिए, मक्के की रोटी वैसे तो जो है उसका पेयर बहुत ही बेहतरीन है, सरसों के साग के साथ है। मगर हम लोग मक्के की रोटी और भी चीज़ों के साथ में हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब अवॉइड करते हैं नॉर्मल आटा खाना। तो इस तरह से तो देखिए, खाना बनाना होम साइंस, पाक कला। तो खाना हर कोई बना लेता है, मगर खाने में जायका तभी आता है जब वो आप उसको दिल से बनाइए। उसमें आप सब कुछ डालती हैं। आप होम डॉक्टर हैं, खाने की डॉक्टर हैं। आपको पता होता है आम तौर पे कि इस खाने को हम कब बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। बथुआ इस वक्त आता है और बथुआ इस वक्त पकाया जाता है। और बथुए की तासीर ये है कि वो गर्म होता है। तो इसलिए जाड़ों में की वो सब्ज़ी है। जैसे ये बथुआ और ये सब खाइए, उसके बाद एक डेली गुड़ की खा लीजिए, हाजमा दुरुस्त है आपका। नाज़रीन, आपने अभी देखा कि हम लोग बात कर रहे थे बथुए के साग पे, और बथुए की तासीर भी आपने जैसे बताई कि गर्म होती है। तो जाड़े में अगर आप बथुए का साग खाते हैं तो वाकई गर्म भी होता है और आपको ठंड से बचाता है। एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज देता चलूँ कि बथुए का साग, जो लोग बहुत ज़्यादा ख़वातीन में देखा जाता है अक्सर कि बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, अपने को जो चाहते हैं प्रेजेंट रखना चाहती हैं और खूब बहुत सी चीज़ें यूज़ करती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, तो उनको आप आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस सीज़न में आप पानी कम मत करें, पानी ज़्यादा पिएं। और ये बथुए का साग ज़रूर खाएं, क्योंकि बथुए का साग अब आप जब खाएंगे, और साथ में पानी ज़्यादा पिएं इसके, क्योंकि अगर आपने बथुए का साग खाया या सकपैते की दाल खाई और पानी आपने कम पिया तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स हों। तो इसमें आपको ये कोशिश करना है कि बथुए के साग जब आप खा रहे हैं, क्योंकि ये गर्म होता है, तो पानी की भी क्वांटिटी आपको बराबर रखना होगा। आपको हमारा नाज़रीन, आप ये आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, और हमें ज़रूर मैसेज से बताएं, क्योंकि मेरा ये इस मामले में इस चीज़ों को लेकर के मेरा ये पहला प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो सजेशन हो वो आप मुझे ज़रूर दें, और आप क्या और बेहतर चीज़ खाना चाहते हैं, खाने पसंद रखते हैं, उस पर कोई प्रोग्राम अगर आप चाहते हो तो मैं भी उस पर करूँगा। मेरा अगला जो प्रोग्राम फरीन इकबाल साहिबा के साथ तो होगा, वो मैं बात करूँगा उसमें शलजम और गोश्त की बात करूँगा उसमें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। आप फरीन इकबाल साहिबा के साथ हाज़िर होंगे और शलजम और गोश्त को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आदाब।